Guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. So right now I'm creating another session, and in this session I'm just providing the information regarding the process. What is happening right now? This video is specifically for the work visa category. In this video I'm just providing information regarding what is happening right now, and apart from that there are few things regarding the process. अगर न्यूज़ से स्टार्ट करें, द फर्स्ट न्यूज़ इज अटा जो आपका मंडे को आपकी छुट्टी है। अगर आपका 22 जनवरी 2024 अगर आपको 22 का अपॉइंटमेंट मिला है तो आई थिंक दे आर नॉट ऑपरेशनल ऑन 22 ऑफ दिस मंथ। और नोटिफिकेशन आप चेक कर लो, अपने जो जुरिडिक्शन है उसके रिगार्डिंग उन लोगों ने इन्फॉर्मेशन शेयर करी है कहाँ कहाँ पे आपका बंद रहेगा। और द वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन लखनऊ, जो भी लखनऊ से अप्लाई कर रहा है अभी, तो उनका 22 तारीख को जिसने अपॉइंटमेंट बुक करा है, तो मेरे को लगता नहीं है आपका सबमिशन उस दिन हो पाएगा। और इफ़ यू आर फ्रॉम लखनऊ लोकेशन, डू वन थिंग, गिव अ कॉल टू द VFS, वो आपको 22 के रिगार्डिंग आपको बता देंगे। आई थिंक अभी तक का है जितने भी इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने शेयर करी है, दे हैव ओनली शेयर द इन्फॉर्मेशन फॉर दिस लखनऊ कॉन्सुलेट। इफ़ यू आर हेलिंग फ्रॉम द लखनऊ लोकेशन, इन दैट सिनेरियो डू वन थिंग, अपना VFS से कोऑर्डिनेट कर लो। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर जो आपकी डेट्स वगैरह आपको मिली हैं उसके रिगार्डिंग आप इन्फॉर्मेशन वगैरह अपनी चेक कर सकते हैं। सो राइट नाउ इन दिस सेशन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिजेक्शन दैट केम इन द टाइम ड्यूरेशन ऑफ लास्ट 1 और 2 वीक। 15 दिन के अंदर जितने लोगों ने सबमिशन करे थे, जितने लोगों का रिजल्ट आया, उसमें जो मैक्सिमम लोग हैं उसके किस पॉइंट में रिजेक्शन आ रखे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। अदरवाइज अगर आप लोग इसको चेक करोगे तो इसमें ऐसा है कि बहुत सारे पॉइंट हैं दैट आर मैनेजेबल। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन अपना प्रॉपर करोगे तो फिर मुझे लगता नहीं आपको प्रॉब्लम होना चाहिए इसमें। अगर आप 10 नंबर वाला, तो जैसे मैंने आपको बताया पॉइंट अनसर्टेन है, अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें भी कुछ डॉक्यूमेंट आप लगाते हैं जिससे ऐसा होता है कि आपका रिजेक्शन नहीं भी आ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट द अदर पॉइंट्स आर मैनेजेबल। जैसे अगर इसमें देखा जाए तो पॉइंट नंबर, अगर रिफ्यूज़ल लेटर जो आपका आता है, जो आपका रिफ्यूज़ल लेटर आता है उसमें जो पॉइंट नंबर 3 है, 3 में तो यहाँ पे चेकलिस्ट इन लोगों ने मेंशन करा है, बट जो रिफ्यूज़ल लेटर आपका 3 नंबर है उसमें आपको जो रिजेक्शन आ रहा है दैट इज़ ऑन जो आपका बैंक बैलेंस स्टेटमेंट होता है उसको आप लगाते हैं। उसमें ऐसा होता है जो आपका बैंक बैलेंस है 2200 यूरो से आपका 3500 यूरोज़ के अंदर होना चाहिए, जो कि आपका 2-2.5 लाख रुपये से 3.5 लाख रुपये के अंदर तक आप करते हैं। और 3.5 लाख रुपये अगर आप शो करेंगे तो थोड़ा बेनिफिशियल रहता है, उसमें रिजेक्शन आने के चांसेस कम है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ट्राई टू गो फॉर द बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट। आप मत लगाएं उसमें, आप बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट के बजाय अपना बैंक बैलेंस स्टेटमेंट आप लगा सकते हैं। उसमें स्टेटमेंट में आपका क्या होता है, लास्ट 3 मंथ्स का आप शो करो उसमें, और लार्ज डिपॉजिट आपके होने नहीं चाहिए उसमें। आपके अगर लास्ट 3 मंथ्स का अगर जो भी इन्फॉर्मेशन होता है, अगर आप बैंक सर्टिफिकेट के थ्रू जाते हैं तो उसमें रिजेक्शन आने के चांसेस होते हैं। बहुत बार इमिग्रेशन ऑफिसर ऐसा करता है, अगर आप बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट लगाते हैं तो उसमें आपको पॉइंट नंबर 3 में रिजेक्शन आ जाता है। और अगर आप अपना कुछ लगा ही नहीं रहे इसमें डॉक्यूमेंट, तो हाई चांसेस हैं आपका पॉइंट नंबर 3 में रिजेक्शन आ सकता है। तो ट्राई करो लास्ट 3 मंथ्स का बैलेंस स्टेटमेंट करो, अपना जो बैलेंस स्टेटमेंट अपना मेंटेन करो, देन ओनली शो दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ओवर देयर। और इसमें अगर आपको कोई एजेंट वगैरह बताता है कि अभी बैंक बैलेंस स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, तो उसको बताओ कि पॉइंट जो आपका रिफ्यूजल लेटर है उसमें पॉइंट नंबर 3 के अंदर बहुत लोगों के रिजेक्शन आ रहे हैं अभी, तो इस चीज़ का आपको मेक श्योर करना पड़ेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द अदर थिंग इज, जो आपका जो दूसरा रिजेक्शन आता है दैट इज पॉइंट नंबर 4। जो पॉइंट नंबर 4 है उसमें आपका इंश्योरेंस का रिजेक्शन होता है, वो मैनेजेबल है, दैट इज मैनेजेबल अप टू एन एक्सटेंट। बट द थिंग इज यू हैव टू चेक द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंश्योरेंस कंपनी। जैसे मैंने इससे पहले सेशन बनाया था, उसमें आप क्या करो, यहाँ पे देखो आप मेंशन है, एक लिंक इन लोगों ने यहाँ पे शेयर करा, यू हैव टू क्लिक ऑन दैट लिंक एंड देन इसमें देर आर लिस्ट ऑफ कंट्रीज, अपार्ट फ्रॉम इंडिया देर आर द कंट्रीज एज वेल। सो यू हैव टू गो ऑन द कॉलम इंडिया कॉलम, एंड फ्रॉम देयर यू कैन चेक द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंपनीज दैट आर प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस। और जो इंश्योरेंस है इन लोगों ने जैसा आपको बताया 30,000 यूरोज़ का कवरेज होना चाहिए, और जो वैलिडिटी आपकी होती है दैट इज़ फॉर 1 ईयर, 1 साल 365 डेज़ की आपकी 365 डेज़ की आपकी वैलिडिटी होनी चाहिए, देन यू कैन गो अहेड विद द प्रोसेस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ वन मोर थिंग बिफोर बुकिंग दिस इंश्योरेंस थिंग। आप क्या करो, एक बार अपना VFS में कॉल कर लो, और VFS में कॉल करने के बाद जो 1 साल का आपका इंश्योरेंस परचेज करते हैं तो उसको आपको किस बेसिस में परचेज करना है, आप उसका एक बार श्योरिटी ले लो, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो 1 गो में 1 ईयर का प्रोवाइड कर देती हैं, और देयर आर फ्यू कंपनीज जो आपको 6 मंथ के 2 प्रोवाइड करती है, 365 डेज़ का आपका वो भी रहता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कोई क्वार्टरली बेसिस पर आपको 4 इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है। सो चेक विद द VFS, अगर वो कहते हैं कि अगर आपका 1 साल का आपको एक साथ ही लगाना है, या फिर आपको अदर वेज हैं जैसे 6 मंथ 3 मंथ्स, इसमें एक्सेप्टेंस अगर वो रेडी होते हैं और अगर आपको कहते हैं कि गो हेड विद दैट, तो फिर आप उसमें जा सकते हैं। और अगर ईमेल के थ्रू आप ये इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, या ईमेल मार्क करके उनसे इन्फॉर्मेशन अगर आप लेते हैं, तो फिर इसमें ऐसा होता है जो ईमेल होता है दैट एक्ट एज अ प्रूफ। अगर आपका फिर 4 नंबर में रिजेक्शन आता है तो आप उसको वहाँ पे शो कर सकते हैं।
You can show that you got a confirmation from the VFS और एम्बेसी कि आप कैसे आपको इंश्योरेंस परचेज करना था. अगर आप वो ईमेल शो करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. अदरवाइज 4 नंबर में आपका रिजेक्शन आ जाएगा. और 4 नंबर का जो भी इंश्योरेंस आप परचेज कर रहे हैं इसमें जो भी प्रोसेस है सारा फॉलो करो एंड देन ओनली बुक द इंश्योरेंस. अदरवाइज रैंडम आप कहीं का भी परचेज कर लेते हैं और आप मेनली क्या देखते हैं उसमें कवरेज आपका 30,000 यूरो से ऊपर का होना चाहिए और अपार्ट फ्रॉम दैट 365 डेज का होना चाहिए. तो जो उनके पैनल के अंदर नहीं है कंपनी तो फिर वो लोग उसमें रिजेक्शन आपको लगा देते हैं. So you'll get a rejection for point number 4. And apart from that, majorly candidates are getting the appointment for rejection for point number 7 as well. Point number 7 is regarding the accommodation. अगर आप कहीं भी जाते हैं तो accommodation letter आपके पास होना चाहिए. अगर accommodation letter नहीं है तो आपका point number 7 का rejection आएगा. Accommodation letter में आपकी hostel की डिटेल रहती हैं. जब भी आप 1 साल का जितना भी आपका टाइम ड्यूरेशन है जितना आप काम करते हैं उसमें आपको हॉस्टल की इन्फॉर्मेशन होगी, एड्रेस होगा एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका रूम नंबर है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होती है. तो आपको फिर ये जो अकोमोडेशन लेटर है दैट इज मस्ट रिक्वायर्ड इफ यू अप्लाइंग फॉर द पोलैंड वीज़ा. सो इफ यू आर शोइंग द पॉइंट नंबर 7 अकोमोडेशन डॉक्यूमेंट आई डोंट थिंक आपका 7 नंबर में रिजेक्शन आएगा. अगर आप नहीं लगाते तो देर आर हाई चांसेस ऑफ देर आर नॉट हाई चांसेस यू विल डेफिनेटली गेट द पॉइंट नंबर 7 रिजेक्शन. दैट इज फॉर अकोमोडेशन पार्ट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द अदर रिजेक्शन जो आपको जाता है वो है पॉइंट नंबर 10 का. ये तो खैर मास में सब कैंडिडेट को प्रोवाइड करते हैं लोग. मेनली ऐसा होता है जो उनका कोटा होता है, कोटा में अगर 10 कैंडिडेट उनको एक महीने के भेजने हैं तो 10 से 20 कैंडिडेट अगर उन्होंने 20 कैंडिडेट भेज दिए तो उसके बाद वो जो आपका रिजेक्शन प्रोवाइड करते हैं वो बहुत सारे पैरामीटर्स में होता है. अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन कहीं भी गलत है या फिर इंश्योरेंस आपने गलत लगा दिया तो उसका पॉइंट नंबर का रिजेक्शन देते हैं और उसके साथ आपका 10 नंबर का रिजेक्शन तो लगाते ही हैं वो लोग. और जो जैसा मैंने आपको बताया कि जो और अदर पॉइंट्स हैं दैट आर मैनेजेबल अप टू एन एक्सटेंट. बट द पॉइंट नंबर 10 दैट इज अनसर्टेन. अगर आपका कोटा फुल हो गया तो उसमें ऐसा करते हैं वो लोग, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, 10 नंबर का रिजेक्शन आता है. 10 नंबर का जो आपका रिजेक्शन आता है वो होता है आपका इंटेंट टू स्टे. अगर जो भी आप पर्पज़ के लिए वहाँ पर जा रहे हैं यू आर नॉट जस्टिफाइंग द पर्पज़. जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है उसको जो आपका डॉक्यूमेंटेशन चेक करता है उसमें थोड़ा डाउट रहता है तो तभी आपका पॉइंट नंबर 10 में रिजेक्शन आता है. और ये बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, आपका कंपनी पर डिपेंड करता है. अगर आपकी कंपनी सही है तो फिर उसमें आपके वीज़ा लगने के चांसेस होते हैं. और अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी की बैलेंस शीट चेक करते हैं वो लोग. कंपनी की मेनली अगर आपको जनरल टर्म्स में बताऊँ तो कंपनी की जो रेपुटेशन है उसमें मैटर करता है. अपार्ट फ्रॉम दैट द अदर थिंग आर जो आपका कवर लेटर है, फिर आपका जो इंटेंशन जो कैंडिडेचर है, अगर आप अपना पासपोर्ट वगैरह चेक दिखाएं वहाँ पे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. उसके बेसिस में आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस है या नहीं है. देयर सो मेनी अदर थिंग एज वेल ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो आपका पॉइंट नंबर 10 बनता है. और 10 का मतलब ये होता है कि आप जिस काम के लिए वहाँ पे जा रहे हैं अगर आपका रिजेक्शन आता है तो उसका मतलब ये होता है कि इमिग्रेशन ऑफिसर को ऐसा लगता है आपका इंटेंशन वैलिड नहीं है. अगर आप वहाँ पे जाओगे तो फिर आप इलीगली कहीं और पे इमिग्रेट कर जाते हो या फिर आपका जो वर्क परमिट का इशू हो सकता है. देयर आर सो मैनी थिंग्स जिसमें आपका ये रिजेक्शन आता है. पॉइंट नंबर 10 आपका इंटेंशन होता है. जो भी आप चीज़ के लिए वहाँ पे जा रहे हैं उसको इमिग्रेशन ऑफिसर को ऐसा नहीं लगता है कि आप इसको जस्टिफाई कर पा रहे हैं और इसमें पॉइंट नंबर 10 आपका रिजेक्शन आता है. अगर आपको पॉइंट नंबर 10 रिजेक्शन आता है तो फिर उस केस में आपको क्या करना पड़ता है बताऊँ. सो यू हैव टू रीअपील इन दैट पर्टिकुलर केस. और रीअपील करते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन लगाने पड़ते हैं. एक ईमेल आपको अपनी कंपनी से मंगाना पड़ता है जिसमें वो पूरा मेंशन करके देते हैं, जिसमें आपको सीसी में रहते हैं. और इसके अलावा जो आपका एम्बेसी वो ईमेल मार्क करते हैं जो आपका इंटेंशन है, आप इस काम के लिए आ रहे हैं, पूरा एक नोट बना के देते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपना जस्टिफाई करने के लिए अपना प्रॉपर्टी के कागज लगा सकते हैं, अपना एफिडेविट लगा सकते हैं इसमें. एंड अगर आपका कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं कि आप जैसे आपका वर्क परमिट जैसी एक्सपायर होगा वहाँ पे फिर आप अपना इंडिया वापस आ जाएंगे तो इसके आप प्रूफ उनको शो करते हैं. देन जब आप रीअपील के लिए जाते हैं आपको 14 डेज़ के अंदर अपना रिपील करना पड़ता है. और उसमें जो आपका जो पहली बार आपने सबमिशन किया होगा उसमें एक स्लिप मिला होगा उसको लेके जाना पड़ता है. उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है. 14 डेज़ के अंदर आप रीअपील करने के लिए जाते हैं और उसके 1-2 हफ्ते के अंदर आपका डिसीजन आ जाता है. और इंश्योरेंस और जो अदर डॉक्यूमेंट है, फ्लाइट टिकट है, उसके रिगार्डिंग आपको एक बार कोऑर्डिनेट करना पड़ता है अपना VFS वालों से. वो आपको बताएंगे कि आपका पुराना वर्क करेगा. और बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें वो लोग कहते हैं कि आपको नया इंश्योरेंस और अपना डमी टिकट शो करना पड़ता है तो उनसे आपको पूरा कोऑर्डिनेट करना पड़ता है. देन ओनली आप जो अदर जो डॉक्यूमेंट आपको अपडेट करने होते हैं वो आप अपडेट करते हैं. फॉर दैट यू हैव टू गिव अ कॉल टू एम्बेसी और VFS से एक बार कोऑर्डिनेट कर लें वो आपका इंश्योरेंस और डमी टिकट के बारे में. और 14 डेज़ के अंदर आपको अपना सबमिशन करना पड़ेगा. और फिर रीअपील का आपको केस का ऐसा होता है कि बहुत सारे चांसेस ऐसा होता है कि अगर एक बार रिजेक्शन आता है तो फिर रीअपील में भी बहुत सारे केसेस में रिजेक्शन आता है. और कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं
उनको रीअपील में आपका वीज़ा मिल ही जाता है. सो अगर प्रोबेबिलिटी बताऊं तो फिर रीअपील में बहुत कम चांसेस हैं, बट नील भी नहीं है. 4-5% कैंडिडेट को अगर रेशियो बताऊं तो रीअपील के बाद अपना वीज़ा मिल जाता है. बट राइट नाउ द सिनेरियो इज़ वेरी बैड, पीपल आर नॉट गेटिंग द वीज़ाज और रिजेक्शन वगैरह भी टाइम पे थोड़ा ज़्यादा है. अगर प्रोसेस के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए देन यू कैन आस्क मी. अदरवाइज आई थिंक आई डिस्कस द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिजेक्शन दैट आर हैपनिंग in the Poland work permit. Thank you guys. Have a nice day.